Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for a special session. आज हम मिल रहे हैं एक स्पेशल सेशन के लिए. आज कैप्टन तिरंगा में हम एक तो अपने लेफ्ट ओवर टॉपिक्स कवर करेंगे. ऑल्सो जो एक नया टॉपिक था दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कोर कवर करने का प्रयास रहेगा. इसके अलावा जो टॉपिक हमारा कल का रह गया था दैट इज फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 28, 29, 30, 31, 32 अप टू 35 इसको करेंगे. और इसके अलावा जो हमारा एक अर्थक्वेक का टॉपिक था उसको करेंगे. सो आज बहुत सारी चीजें करनी है. आप आई होप एनर्जाइज्ड हो, पूरी तरीके से ताकत से भरपूर है, जोश में है, बिकॉज आज की क्लास में हम देख लेंगे कि आप में कितनी शक्ति है, कितनी देर तक आप क्लास अटेंड कर पाते हो. बिल्कुल ठीक है. तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है फटाफट सेशन को शेयर कर दो ताकि जो साथी अभी तक नहीं आ पाए वो भी सेशन के साथ जुड़ जाएं. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज शेयर द सेशन. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स फटाफट सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने नहीं करा है, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाए. आज जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ. ये जो सीरीज चल रही है ये पूरी जीके का क्रैश कोर्स है. दिस इज अ क्रैश कोर्स ऑफ योर एंटायर जीके. इसमें ऑलरेडी हम कैप्टन तिरंगा जीएटी का मसीहा जो है आपके, उनके साथ ऑलरेडी हम इसमें काफी सारे सेक्शंस कर चुके हैं. फिजिकल ज्योग्राफी हम कर चुके हैं कंप्लीट. पॉलिटी हमने शुरू कर दी थी कुछ दिनों पहले. पॉलिटी में भी हम काफी सारे टॉपिक्स जैसे प्रीएम्बल, जैसे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सबको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. और इसी तरीके से हम पॉलिटी के भी जितने इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनको लेके आएंगे और पॉलिटी भी कंप्लीट कर देंगे. बट आइडिया यही है, ये सीरीज तभी कंटिन्यू रह पाएगी जब आप लोग इस सीरीज को अपना प्यार, स्नेह, सपोर्ट देंगे. और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने साथियों को भी इसमें लेके आएंगे. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग मिसगाइडेड. कई लोग काफी ज्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं जीके पे एंड इवेंचुअली एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते. सो जीके की अप्रोच कैसी होनी चाहिए कैप्टन तिरंगा आपको बताते हैं. इस सीरीज में आपको कोर कॉन्सेप्ट्स भी कराए जाते हैं ताकि आप सिर्फ एक एमसीक्यू सॉल्वर ना बने बल्कि आपको एक अच्छा आइडिया भी रहे क्वेश्चन को लेकर. ठीक है. नहीं रजत, अभी हैं, एक हफ्ते तक रहेंगे. एक हफ्ते बाद वीडियोस अपने आप हट जाती हैं. और सेशन के बाद रात को 10 PM पे हम क्विज भी करते हैं जो पढ़ा है उसका, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे. ओके ठीक है. सो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं करा है, शर्माओ मत. जब तक शर्माओगे शर्मा जी के बेटे बेटी नहीं बन पाओगे. प्लीज शेयर द क्लास विद योर फ्रेंड्स. बिकॉज अगर एडिक्वेट नंबर में स्टूडेंट्स नहीं हुए तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू. टुडे इज द डे जब हम मॉनिटर करेंगे पूरे हफ्ते में कैसी रही क्लास का सेशन. रिकॉर्डिंग में इशू है आदि, यस आई कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए लाइव क्लास देखा करो. 2 मिनट दूंगा शेयर करने के लिए सारे बच्चों को. फटाफट सेशन को शेयर कर दो. नोट्स आपको हैंड रिटन बनाने हैं, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा. बिकॉज जो कंटेंट मैं बोलता हूं वो भी नोट करना है. बिल्कुल ठीक है. गला खराब है बेटा, वहां ऑडियो मैच नहीं है. बिल्कुल मुझे पता है, वहां ऑडियो ऊपर नीचे हो जाती है, इसीलिए लाइव क्लास देखा करो. ठीक है. सो दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द क्लास, हाय गाइस, आई एम अक्षय from the 130th course of National Defence Academy, All India rank 154, and I belong to the Charlie Squadron of the Academy, and I would be helping you in this journey from being an aspirant. तो aspirant तो आपको बहुत लोगों ने बना दिया, दिखा दिया, पर हम आपको ऑफिसर बनाएंगे. ठीक है. यस, ऑडियो मिसमैच होती है, मैंने बोल दिया है. वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम लगेगा उसे सही करने के लिए. ओके, जो जिसने शेयर कर दिया है वो बिल्कुल हनीमून बना सकता है. जिसने शेयर नहीं करा उसके हनीमून पे खतरा है, पड़ोसी की नजर हमेशा रहेगी. ठीक है. प्रचंड तब आएगी जब आप इस सीरीज को तो शेयर करो, तब तो प्रचंड आएंगी. पता चला प्रचंड आ गई और बच्चे ही नहीं देख रहे हैं तो क्या फायदा. सो फंडामेंटल राइट्स में हमने ऑलरेडी काफी चीजें कर ली थी. वी हैव डन अ मेजर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक. राइट टू इक्वालिटी कर लिया था, राइट टू फ्रीडम कर लिया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर लिया था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कर लिया था. सो आर्टिकल 28 तक कर लिया था. आज आर्टिकल 29, 30 करेंगे. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे. फिर उसके बाद 33, 34, 35 में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे. ठीक है. ठीक है, चलो अब मैंने चैट प्राइवेट कर दिया बिकॉज आज आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 29 और 30. आर्टिकल 29 और 30 किससे रिलेटेड है? दीज आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आर्टिकल 29 को बोलते हैं क्या?
प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, पोयम। आर्टिकल 29 और 30 आर राइट टू माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों की बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक कितने प्रकार के आइडेंटिफाई करे गए हैं? which are the various categories of minorities that are defined in our constitution? So नहीं, 6 किस्म के नहीं, सिर्फ 2 किस्म के minorities डिफाइन किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। Only there are 2 kind of minorities. One is the religious minorities and second are the linguistic minorities. So हमारे संविधान में माइनॉरिटीज सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं। ये बच्चों में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है। रिलीजियस यानी धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है। जैसे याद करो, वो हमने एक नाइटफॉल सेशन में क्विज करी थी, वहां देखी थी जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कमेटी किस चीज से एसोसिएटेड है? जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कमेटी इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ओके, बिल्कुल माइनॉरिटीज की स्टेटस से रिलेटेड थी ना। याद करो, हमने जब कमिटीज पढ़ी थी, हमने देखा था सरकारिया और पुंछी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन की थी, और रंगनाथन मिश्रा वाज माइनॉरिटीज की स्टेटस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक बात बतानी चाहिए। पोयम क्या है? आर्टिकल 29 जो है वो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज से, ठीक है। नाइटफॉल ग्रेड अप की ऐप पे ही होता है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो @SSB_success। वहां आपको सारे इंपॉर्टेंट सेशंस का, चाहे वो प्रचंड हो, तिरंगा हो, नाइटफॉल हो, सबका लिंक मिल जाता है। ओके, ठीक है। सो रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब थोड़ा और माइनॉरिटीज के बारे में चलते हैं, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम है। हमारे संविधान के हिसाब से 2 किस्म की माइनॉरिटीज हो सकती है, धार्मिक माइनॉरिटीज और दूसरी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है ये नेशनल लेवल पे डिफाइन होती है, राष्ट्रीय स्तर पे धार्मिक माइनॉरिटीज डिफाइन होती है। आपको पता है भारत में हिंदू करीब 80% के करीब है। अराउंड 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज हिंदू। और याद करो, हिंदू की डेफिनेशन क्या है? हिंदू की डेफिनेशन में कौन कौन था? आर्टिकल 25 हमने कल पढ़ा था। सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, ये सब आर्टिकल 25 के हिसाब से हिंदू की डेफिनेशन का हिस्सा थे। सो आर्टिकल 25 के रिस्पेक्ट से, लेकिन ये सारे रिलीजन माइनॉरिटीज भी हैं, ये फिर भी माइनॉरिटीज में आएंगे। तो ऑल्दो आर्टिकल 25 में इनको हिंदुइज्म की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया था, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड माइनॉरिटीज। यहां पे इनको एज अ सेपरेट रिलीजन लिया जाएगा। ओके, आराधना कैंपस का अर्थ में समझा नहीं बेटा? क्या आप स्कूल की बात कर रहे हो? ठीक है। सो आर्टिकल 25, सिक्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ऑल्दो आर्टिकल 25 के अंदर माइनॉरिटीज है, बट दे आर नॉट माइनॉरिटीज अंडर, बट दे आर प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 25, बट दे आर माइनॉरिटीज एज पर आर्टिकल 29, ठीक है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज अभी प्रेजेंटली नेशनल लेवल पे जो डिफाइंड है, विच आर द रिलीजियस माइनॉरिटीज दैट आर डिफाइंड एट द नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पे जो जो माइनॉरिटीज डिफाइंड है वो कौन सी है? सो रिसेंटली जो लेटेस्ट ऐड हुई है वो है जैन्स। उससे पहले मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, सिख्स, बुद्धिस्ट, these are the minorities जो recognized है religious minorities, ठीक है। so presently these 6 are considered to be the religious minorities, ठीक है। so 6 religious minorities कौन सी हैं? लेटेस्ट जो सबसे अभी ताजा ऐड हुई हैं वो है जैन्स। उनसे पहले मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसी, सिख्स, बुद्धिस्ट, these are their national minorities। अब याद रखो, ये जो religious minorities है they are always defined at the national level। रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो डेफिनेशन है, पारसीज आर दोज हु फॉलो ज़ोरास्ट्रियनिज्म, जैसे स्मृति ईरानी मैडम है। स्मृति ईरानी मैडम पारसी रिलीजन को बिलोंग करती थी। ओके, ये ईरान से लोग आए थे, पारसीज एसेंशियली ईरान से इंडिया में आए थे, ठीक है। यस, मुस्लिम माइनॉरिटी है, दे आर द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो अब देखो, एक यहाँ पे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट निकलता है,
जैसे लक्षद्वीप एक क्या है, लक्षद्वीप आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है। व्हाट इज दिस लक्षद्वीप? इट इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और लक्षद्वीप की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे, वहां मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है दैट इज मुस्लिम। 90% जो पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है वो मुसलमान है। लेकिन फिर भी लक्षद्वीप में अगर आप एक मुसलमान हो, यू वुड बी कंसिडर्ड अ माइनॉरिटी देयर, और आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक माइनॉरिटी को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदू हो लक्षद्वीप में तो आपको एक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा, ऑल्दो पूरे लक्षद्वीप में 90% मुस्लिम्स ही है। अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन वही है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती है वो नेशनल लेवल पे डिफाइंड होती है, पूरे राष्ट्र के लिए डिफाइंड होती है, स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरी वाइज डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल करंट अफेयर्स और स्टैटिक को मिक्स करके ही पढ़ना होता है, तभी तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, रोशन बिल्कुल, तारक मेहता में सोडी की जो बीवी है वो भी पारसी है, बिल्कुल सही। नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, सपोज आप मिजोरम चले गए, इफ यू वेंट टू मिजोरम, मिजोरम में मेजॉरिटी ऑफ पीपल का क्या रिलीजन है? क्रिश्चियनिटी। लेकिन मिजोरम में अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो आप क्या होगे? तो भी आप माइनॉरिटी होगे। और मिजोरम में अगर आप एक हिंदू हो, भले ही मिजोरम में आपको मंदिर देखने पे भी ना मिले, चर्च हर गली में मिल जाए, फिर भी हिंदू को मिजोरम में एक माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, नागालैंड में भी सेम, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी स्टेट्स में क्रिश्चियनिटी इज द मेजर रिलीजन। ठीक है, तो पहला आपको आइडिया पता चला, डिफरेंस पता चला कि रिलीजियस माइनॉरिटीज नेशनल लेवल पे डिफाइंड होती है, लेकिन जो दूसरी किस्म की माइनॉरिटीज है विच आर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, विच आर द लिंग्विस्टिक, भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, भाषा के लेवल पे जो अल्पसंख्यक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, वो स्टेट के लेवल पे डिफाइंड होती हैं। जो भाषाई अल्पसंख्यक है वो स्टेट के लेवल पे डिफाइंड होते हैं। तो अगर भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? रिलीजियस माइनॉरिटी 6 टाइप के इंडिया में, 6 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियन माइनॉरिटीज है। भाषा के रूप में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंडिया में। ठीक है, पर अगर आप तमिलनाडु में चले जाओ, इफ यू गो टू तमिलनाडु and if you start speaking in Hindi there are very less chances that people would be able to understand. So in Tamil Nadu a Hindi speaker would become a linguistic minority. Same thing with a Tamil speaker in UP. ठीक है, so linguistic minorities राज्यों के स्तर पर डिफाइंड होंगे, और रिलीजियस माइनॉरिटीज राष्ट्र के लेवल पे डिफाइंड होंगे। ये माइनॉरिटीज डिफाइन होने का एडवांटेज क्या होता है? वेरियस कम्युनिटीज खुद को माइनॉरिटी क्यों डिक्लेयर करवाना चाहती हैं? Why do these communities want to declare themselves as minorities? आपको पता होगा पिछले साल बहुत बड़ा जब कर्नाटक में इलेक्शंस चल रहे थे तो देयर इज दिस कम्युनिटी विच इज कॉल्ड एज वीर शैवाइट या लिंगायत कम्युनिटी। वीर शैवाइट या लिंगायत कम्युनिटी, इन्होंने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था कि हमें माइनॉरिटी का दर्जा दो। ठीक है अनिकेत, ये तो डिटेल है ही नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, यस, बिकॉज माइनॉरिटी स्टेटस के काफी एडवांटेजेस होते हैं और काफी प्रोटेक्शंस मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया, इसलिए हर एक कम्युनिटी माइनॉरिटी स्टेटस चाहती है। तो आर्टिकल 29 पढ़ते हैं। आई होप आपको माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, दो किस्म की अल्पसंख्यकता हमारा संविधान रिकॉग्नाइज करता है, भाषाई और धार्मिक। धार्मिक राष्ट्रीय लेवल पर डिफाइंड होती है, भाषाई राज्य के स्तर पर डिफाइंड होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अनमोल एक बार लिंक भेजो। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके अधिकारों को, उनके हितों की रक्षा करना आर्टिकल 29 का लक्ष्य है। ठीक है, आर्टिकल 29 का क्या लक्ष्य है? नहीं नहीं बेटा अनमोल, वो नहीं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना अनुच्छेद 29 का लक्ष्य है। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 क्या बोलता है?
any section of the citizens residing in any part of India having distinct language culture। तो हर एक माइनॉरिटी ग्रुप को अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। और खास बात यह है कि ये प्रोविजन मेजॉरिटी को भी एक्सटेंड करता है। सो अगर आप हिंदू भी हो फिर भी आप अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पे अधिकार है कि आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे आप राष्ट्र के किसी भी एरिया में रहते हो, आप पे राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का। ये ग्रुप राइट है, तो ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दोनों को अवेलेबल है। कोई भी स्कूल संस्थान आपको एडमिशन नहीं रोक सकता, आपका एडमिशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज को बिलोंग करते हो। सो कल को अगर सेंट स्टीफेंस कॉलेज एक दिल्ली में कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, कल को वो आपको ये नहीं कह सकता कि हम तो एक क्रिश्चियन कॉलेज है और हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि तुम हिंदू हो। ऐसा सेंट स्टीफन नहीं कह सकता। क्यों? कोई भी भारत के नागरिक को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ओनली ऑन द ग्राउंड्स कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो, एक पर्टिकुलर रेस को बिलोंग करते हो, पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो, पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग करते हो। सो सपोज कल को आप चाहते हो कि मदरसे में आपको एडमिशन मिले, आप चाहते हो आपकी शिक्षा दीक्षा मदरसे में हो, लेकिन आप बिलोंग करते हो हिंदू कम्युनिटी को। या कल को आप चाहते हो कि जामिया में आपको एडमिशन मिले और आप बिलोंग करते हो लेट्स से हिंदू कम्युनिटी को, तो क्या आपको एडमिशन डिनाई हो जाएगा? नहीं, यू वुडंट बी डिनाइड एडमिशन देयर। आपको कोई सिर्फ इसलिए एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। ठीक है, बिल्कुल गौरव, देखनी पड़ेगी प्रचंड यार, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री वाले के लिए नहीं है ये जो आर्टिकल 29 है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए। यस दे कैन प्रमोट, प्रमोशन अधिकार है, बट माइनॉरिटी अगर आपकी लैंग्वेज सपोज हिंदी है और आप तमिलनाडु में रह रहे हो तो आपके लिए स्पेशल गवर्नर प्रोविजन करवाएगा कि हिंदी मीडियम में प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को मिल सके। वो हम आगे पढ़ेंगे। क्रीड का मतलब होता है आपका कुनबा। ठीक है, ओके। जामिया में रिजर्वेशन है बिल्कुल, लेकिन आपको एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। रिजर्वेशन इज वन पार्ट, रिजर्वेशन अलाउड है बट नॉट कि आपको किसी और को एडमिशन डिनाई कर रहे हो। ठीक है, मुस्लिम ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां 50% रिजर्वेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बची हुई सीट्स में अदर्स को नहीं लेंगे। ठीक है, सो किन बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। क्राइटेरिया याद रखना है, एग्जाम में सवाल आएगा। ये जो सेक्शन है दैट इज आर्टिकल 29 है, ये बोथ मेजॉरिटी क्लास के एंड होने तक अनमोल खत्म हो जाएगी। क्लास के एंड में ही हम लिंक देखेंगे। यस, आर्टिकल 29, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये वो राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। अगर आपने ये सब डिटेल में देखना है तो प्रीवियस सेशंस देख लेना फंडामेंटल राइट के, वहां डिटेल में ये सब पढ़ा हुआ है। ओके आदि, यस प्रीवियस वाले उसमें यार आई वुड प्लान समथिंग। सो बोथ मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटीज सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, ये इसकी खासियत है, ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। ओनली फॉर माइनॉरिटीज is Article 30 extended. It is about the right of minorities to establish and administer educational institutions. ठीक है, तो अपने शैक्षिक संस्थान बनाने का अधिकार, स्वतंत्रता अल्पसंख्यक ग्रुपों को दी जाती है। इसकी खासियत यह है, व्हाट इज द खासियत ऑफ आर्टिकल 30? याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन अगर कोई जमीन किसी मदरसे की है, ठीक है, और सरकार उस जमीन को एक्वायर करना चाहती है, सपोज राम मंदिर बनाने के लिए भारत सरकार को जमीन की दरकार थी और सरकार उसे किसी मदरसे की लेनी पड़ रही है जमीन, और उसे एक जमीन लेनी पड़ रही है जो एक लेट से इंडस्ट्रियलिस्ट की है, दो जगह की जमीन उसको एक्वायर करनी पड़ रही है। तो जब भी सरकार मदरसे की जमीन लेगी यानी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल की जमीन लेगी, इट इज मस्ट फॉर द गवर्नमेंट, it is mandatory for the government to pay compensation. मुआवजा देना सरकार के लिए बाध्यता है, गवर्नमेंट मस्ट पे कंपनसेशन। बट अगर इंडस्ट्री की जमीन ले रही है तो सरकार की इच्छा है, इट इज गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव, गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन कि वो इंडस्ट्री को कंपनसेशन देना चाहती है या नहीं। ठीक है, सो जो रिलीजियस माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है
उन पे राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन मिलता है, द 27% ओबीसी रिजर्वेशन, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई अभी तक नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। सो ये इसका एडवांटेज है, ये सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे चलेगा। फिर आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 क्या था ओरिजिनली? राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको रिमूव कैसे किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अभिषेक बोल रहे हैं तिरंगा सीरीज से ज्योग्राफी क्लास पढ़ के जो भी डाउट क्लियर हुए वो पहले किसी से भी पढ़ के नहीं हुए, चाहे पॉलिटी हो या ज्योग्राफी। सो अभिषेक यही बात है, ये तिरंगा, कैप्टन तिरंगा को मैंने जीएटी का मसीहा इसीलिए नहीं कहा, पूरे जीएटी के आपकी हेल्प करने के लिए वो आए। एससी एसटी माइनॉरिटी नहीं है, एससी एसटीज आर नॉट माइनॉरिटीज, दे आर पार्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, ओके। सो दिस इज क्लियर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म किया गया था। सीएए है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन। सो आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 के बाद है आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। ये हमने पहले पढ़े हुए थे, एक बार दोबारा से देखेंगे। 31B में याद करो हमने बात की थी 9th शेड्यूल प्रेजेंट है। 31A में बात याद करो हमने बात किए थे कि अगर कोई दो कंपनियां मर्ज हो रही हैं, अगर कहीं पे कुछ चीज नई एक्वायर हो रही है, वो था। 31C में याद करो हमने बात की थी कि कुछ ऐसे लॉज आएंगे जो डीपीएसपी को इफेक्ट दे रहे हो, स्पेशली 39B और 39C को। ब्रॉडली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जब भी होगा 39B 39C के माध्यम से, तो आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये हम अभी दोबारा से देखेंगे जब डीपीएसपी पढ़ेंगे क्या है। इसके बाद आता है आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32। पवित्रा आपका डाउट क्या है? वो इसलिए है प्रविता बिकॉज दे आर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। रिजर्वेशन पे एक सेपरेट सेशन ले लूंगा किसी दिन, तब बात करेंगे रिजर्वेशन के आइडिया क्या है। कई बार जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन गलत हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बट वी वुड सी कि क्या इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन है, ठीक है, okay. Article 32 is considered to be one of the most important religion sections or article. Why? Because डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को क्या बोला था? Yes, डॉक्टर अंबेडकर said that this is the heart and soul of the Indian Constitution. कौन से आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है? जवाब हो जाएगा आर्टिकल 32, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। चिंता मत करो, आपके फौज में रिजर्वेशन नहीं है। एनडीए में जो बच्चे रिजर्वेशन को लेकर परेशान है, एनडीए में रिजर्वेशन नहीं होता, सीडीएस में रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है, तो फौज में रिजर्वेशन नहीं है, चिंता मत करो। जो रिजर्वेशन से परेशान बच्चे हैं वहां तो आपका फेयर कंपटीशन है, ओके, ठीक है। सो आर्टिकल 32 इट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? रेमेडी मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है समाधान, किसी समस्या का निदान करना, समाधान करना। कौन सी समस्या का सॉल्यूशन करना? कॉन्स्टिट्यूशनल समस्याओं का सॉल्यूशन करना। सो अगर आपके संवैधानिक अधिकारों को, इफ योर फंडामेंटल राइट्स रिस्पेक्ट नहीं हो रहे, अगर आपको लगता है आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है आपके मौलिक अधिकारों का, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। इंडिया के हाईएस्ट कोर्ट पे आप जाके अपील कर सकते हो और आप संविधान से कह सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट से जाके कह सकते हो, मिलॉर्ड मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मुझे मेरे मौलिक अधिकार इंजॉय नहीं करने दिया जा रहा, कृपया कर आप मुझे रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। और सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू एड्रेस योर प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज कि नहीं मेरे पे टाइम नहीं है, मैं अभी काम नहीं करूंगा। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, आप डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल सकते हो कि मालिक मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कृपया कर मेरे मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करें, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ओके। सो दिस इज क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब समझ आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है कि अगर कभी भी आपको लगे आपके फंडामेंटल राइट रिस्पेक्ट नहीं हो रहे, तो आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट जाके उन्हें एनफोर्स करवा सकते हो। दिस इज द आइडिया ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो कल को अगर सपोज आप कुछ कहीं घूम रहे हो और आपके बोलने पे कोई पाबंदी लगा दे और आप अच्छी चीज बोल रहे हो फिर भी आपको बोलने ना दे, आप सुप्रीम कोर्ट जाके बोल सकते हो कि आपका आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, ठीक है।
सो जो भी हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स पढ़े, अगर आपको कभी भी लाइफ में लगे कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये एक बेसिक फीचर है संविधान का, यानी पार्लियामेंट चाह के भी इसे रिमूव नहीं कर सकता। ये संविधान का एक बेसिक फीचर है और बेसिक फीचर पार्लियामेंट भी कभी चेंज नहीं कर सकता। ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगी होती है, आपातकाल लगा होता है, इज आर्टिकल 32 सस्पेंडेड, अदरवाइज इट ऑलवेज रिमेन्स इन फोर्स। ठीक है। श्रेया सिंगल केस बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड है। श्रेया सिंगल एक्ट आईटी एक्ट, उसका सेक्शन 66A था, उससे रिलेटेड है, नॉट इंपॉर्टेंट अभी। ठीक है। वो फंडामेंटल राइट्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उससे रिलेटेड था कि इंटरनेट पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी। उसके अलावा देयर वाज दिस सेफ हार्बर प्रिंसिपल्स, उन सब से रिलेटेड था। तो जिसने पूछा श्रेया सिंगल, किसने पूछा था? श्रेया सिंगल केस एनीबडी, समवन आस्क्ड आई गेस, दिव्या ने। तो दिव्या, उसको जब हम करंट अफेयर्स करेंगे ना, व्हेन वी वुड बी डूइंग करंट अफेयर्स, तो वहां पे ये ट्विटर और भारत सरकार में क्या पंगा चल रहा है उसको डिस्कस करेंगे। SC ST माइनॉरिटी से बहुत डिफरेंट है। SC ST हिंदू कम्युनिटी का पार्ट है। ठीक है। यूट्यूब पे ग्रेड अप के चैनल पे मैं क्लास लेता हूं। नहीं, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में इसको सस्पेंड किया जा सकता है, अगर वो भी प्रेसिडेंट कैन, चाहे तो कर सकता है, चाहे तो ना भी करे। यस, आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है कुणाल। तो आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं। अब एक शब्द आता है रिट। रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब होता है, ये जो रिट का आइडिया, ये यूके का जो प्रिंस होता था या क्वीन होती थी, जो मोनार्क होता था, उस पे ये शक्ति होती थी रिट इशू करने की। रिट क्या होता है? एक तरीके का जजमेंट होता था, एक तरीके का ऑर्डर होता था, जिसमें कोर्ट जो क्वीन या किंग है वो डायरेक्शन देता था। सो वहीं से ये रिट का आइडिया इंडिया ने भी लिया है। तो रिट क्या है? एसेंशियली रिट वो ऑर्डर्स हैं जो कोर्ट्स इशू करते हैं इन ऑर्डर टू गेट फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड। फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए जो भी दिशा निर्देश कोर्ट पारित करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? रिट्स। ठीक है। ठीक है। जिस किसी का भी और कोई नॉन टॉपिक रिलेटेड डाउट है, मेडिकल, जेई, कुछ भी डाउट है, आप मुझे बेटा टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। क्लास में हम पे वैसे ही टाइम शॉर्ट होता है, तो आप सब टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो अपने पर्सनल डाउट्स। ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। तो रिट का आइडिया, तो देखो रिट अभी प्रेजेंटली फंडामेंटल राइट्स के लिए व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन? फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए रिट कौन कौन इशू कर सकता है? आर्टिकल 32 मजबूर करता है हमारे राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट को कि वो इश्यूज करे। सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, मजबूरी है सुप्रीम कोर्ट की, उसे लिसन करनी पड़ेगी, वो वापस नहीं भेज सकता। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए एक और है आर्टिकल 226। 226 किसको अलाउ करता है रिट्स इशू करना फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए? दैट इज हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स के लिए लेकिन ये चीज डिस्क्रिशनरी है। हाई कोर्ट्स बोल सकते हैं मेरी मर्जी, सुनना चाहूं तो सुनूंगा, नहीं सुनना चाहूं तो भगा दूंगा। ठीक है। हाई कोर्ट की ये पावर डिस्क्रिशनरी है। हाई कोर्ट सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो बोले ओ स्त्री कल आना। ठीक है। सो हाई कोर्ट उन्हें वापस भी भेज सकता है। नहीं बेटा, म्यूट नहीं होगा। रितेश, आप अपने में ऑडियो फिक्स पे क्लिक करो, आपको ऑडियो आने लग जाएगी। 226 और 32 में क्या अंतर है? पहला अंतर तो यह है कि 32 इज मैंडेटरी, सुप्रीम कोर्ट भगा नहीं सकता आपको, हाई कोर्ट भगा सकता है। हाई कोर्ट डिस्क्रिशनरी है, पहली चीज। दूसरा, हाई कोर्ट वाले में क्या है? हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो चौड़ा है, ज्यादा वाइड है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट्स है ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा और भी काफी सारे मामलों में रिट्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है। सो इवन अगर इशू फंडामेंटल राइट के वायलेशन का ना भी हो तो भी हाई कोर्ट से रिट इशू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। ओके अभिषेक, तो मामला क्लियर हुआ? ओके ठीक है। आर्टिकल 26 पहले कर चुके हैं दिनेश, पीछे देख लेना। ठीक है। सो ये क्लियर हुआ। अब देखो, अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही रिट इशू करने की शक्ति है, लेकिन भारत के पार्लियामेंट पे, भारत के सांसद पे ये पावर है कि वो किसी और कोर्ट को भी ये शक्ति दे दे कि वो रिट्स इशू कर सके। ठीक है। ऑल्दो पार्लियामेंट ने ऐसा करा नहीं है, बट पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है कि वो किसी और कोर्ट को भी ये शक्ति दे दे कि वो कोर्ट भी कोई ऐसा नियम बना सके जिससे फंडामेंटल राइट्स आपके एनफोर्स हो सके।
किसी भी कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, किसी को भी कर देगा, ठीक है। ओके, ये फंडा क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। तो वेरियस काइंड्स ऑफ रिट्स क्या क्या है, वो क्या क्या वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स हैं जो इशू किए जा सकते हैं टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो दीज आर ब्रॉडली ऑफ 5 टाइप्स: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी एंड क्वो वारंटो। तो ये जो रिट्स हैं ये कितने टाइप के हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला अंबेडकर साहब ने, और रिट्स जो इशू किए गए फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। सो पहला जो है दैट इज हेबियस कॉर्पस। ये कोई बेटा हैरी पॉटर के द्वारा बोले जाने वाला मंत्र नहीं है कि उसने बोला हेबियस कॉर्पस और आप इंसान से होशियार बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है। हेबियस कॉर्पस का लैटिन में अर्थ होता है टू हैव द बॉडी, कि मेरे को तो कुछ नहीं पता, मुझे शरीर दिखाओ, मुझे तो शरीर देखना है, टू हैव द बॉडी, ठीक है। बिल्कुल ये याद करना है, ठीक है। सो कौन सा रिट है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी? इट इज हेबियस कॉर्पस। तो यानी अगर आपने किसी को कोपचे में बंद कर रखा है अपने घर पे, किडनैप कर लिया आपने, ठीक है, और आप किडनैप करके लाए, रंगदारी मांग रहे हो, तो माता पिता उस बच्चे के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हैं कि ये XYZ ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है और ये उस बच्चे को छोड़ नहीं रहे, और आप हेबियस कॉर्पस इशू करो। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा क्या कि आपके खिलाफ, जिसने किडनैपर है उसके खिलाफ एक हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर इशू करेगा और बोलेगा कि तुम इस बच्चे को मेरे सामने प्रेजेंट करो। अगर आपने नहीं किया तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल सकता है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो किसी शादी करके लाया आप किसी को, और फिर उस लड़की के घर वाले पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने हमारी लड़की को बंदी बना लिया है, छोड़ नहीं ले, तो सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा बेटा बहू को जरा हमारे सामने लेके आओ, अगर आप नहीं लाओगे तो आपके खिलाफ कोर्ट केस हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए, जैसे अभी देखा वो किडनैपर और बीवी को छुपा के रखने वाले के खिलाफ हो सकता है, ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी। सो अगर पुलिस ने किसी को पकड़ रखा है और उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं कर रही पुलिस, इफ इलीगली somebody has been detained by the police, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। अब ऑब्वियसली वो पर्सन तो वहां पे मौजूद हो नहीं सकता क्योंकि वो तो अरेस्ट है, वो तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता, तो एनीबडी एल्स ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड से पुलिस ने इलीगली इसे डिटेन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट पुलिस को निर्देश देगी कि आप उस इंसान को मेरे सामने प्रेजेंट करो। लोकस स्टैंडाई होता है कि मतलब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लोकस स्टैंडी मतलब तुम किस हक से बोल रहे हो, क्या हक है तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड एज लोकस स्टैंडाई। अब मियाँ राजी बीवी राजी तो काजी क्या कर लेगा। सो प्राइवेट सिटीजन वो होते हैं जो स्टेट का पार्ट ना हो, जैसे आप, मैं, वैसे मैं तो नहीं, आप, ठीक है। ओके ओके सूरज। सो हेबियस कॉर्पस क्लियर हो गया। शो मी द बॉडी, लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप तो हो ही नहीं वहां पे, तो आप खुद से कैसे अपील कर सकते हो, किसी और को ही अपील करना पड़ेगा, ठीक है। सो डू नॉट अप्लाई। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड, अखिल उस पर एक सेशन करते हैं। मैंडेमस मतलब सरकार को कमांड की जाएगी, डायरेक्शन दी जाएगी। मैंडेमस हमेशा पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ दी जाएगी। तो सरकार, आप पार्लियामेंट में सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते साहब आप ऐसा करवाओ कि ये जो मेरा पड़ोसी है ये जो अपने घर में दीवार बना रहा है ये दीवार ना बनवाए, क्योंकि ये दीवार बनाएगा तो मेरे घर में हवा आना बंद हो जाएगी। नहीं, यू कैन नॉट आस्क द सुप्रीम कोर्ट टू इशू अ मैंडेमस ऑर्डर फॉर दिस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ प्राइवेट वर्क जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है। जो मैंडेमस है ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा किया जाता है। तो सपोज आप बोलते हो सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सरकार साहब ये जो MCD है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, ये मेरे घर के सामने जो कूड़ा पड़ा होता है उसको उठाती नहीं है, तो ये कूड़ा उठवाने के लिए क्या मैंडेमस इशू की जा सकती है? बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल नितिन, आप पेपर उठा के देखो, ये सब आते हैं। ये लैटिन नेम से, इसलिए ये लैटिन नेम से, ठीक है। ठीक है, सो मैंडेमस हो गया। मार्शल लॉ की बात करेंगे प्रज्वल, जब आएगा तब उसको डिटेल में अभी देखेंगे। सो इसमें क्या, सरकार से आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हो कि वो सरकार को उसकी जो ड्यूटी है उसको करवाने के लिए
आदेशित करे, ठीक है। सो दैट इज मैंडेमस, दे कमांड। यूजुअली ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के लिए अगेंस्ट दिया जाता है, यानी और लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट भी दिया जा सकता है। किसके अगेंस्ट नहीं दिया जा सकता? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडिया, इनके खिलाफ नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स इन परफॉर्मिंग देयर वर्क इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, उसके केस में मैंडेमस नहीं दिया जा सकता, ठीक है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है ऋतुपूर्णा, कि आपका क्या उस मामले से लेना देना है, आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें। वो अगर आपका कोई इंटरेस्ट है उस मामले में तो आप एक अफेक्टेड पार्टी अगर किसी मैटर में हो तो यू हैव अ लोकस स्टैंडाई, अदरवाइज यू डू नॉट हैव अ लोकस स्टैंडाई, ठीक है। पीएम के अगेंस्ट मैंडेमस किया जा सकता है, पीएम नहीं, कैबिनेट के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। सो मैंडेमस की बात कर ली, समझ गए मैंडेमस का मतलब? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? निषेध करना किसी चीज को। टू स्टॉप somebody, forbid somebody, टू स्टॉप द लोअर कोर्ट्स, ये कोर्ट नहीं बेटा कोर्ट है। तो अगर कोई मामला है जो लोअर निचली अदालत में चल रहा है, इफ अ मैटर इज गोइंग ऑन इन द लोअर कोर्ट, तो हायर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर एक प्रोहिबिशन ऑर्डर इशू कर सकता है, जिसके थ्रू वो बोलेगा कि लोअर कोर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, इस मामले को हम हैंडल करेंगे। सो दैट इज प्रोहिबिशन करेक्ट, ठीक है। जुडिशियल एंड कासी जुडिशियल बॉडीज दोनों पे इशू किया जा सकता है। सो नॉट जस्ट कोर्ट्स बट उसके अलावा जितने ट्रिब्यूनल्स हैं वहां भी इसको इशू किया जा सकता है, ठीक है। यस, मैंडेमस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वैष्णवी हो सकता है, ठीक है। सो प्रोहिबिशन क्लियर हो गया। इन सबसे बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर अटेंड तो करो, रात को 10 PM पे जो क्लास होती है आके अटेंड करो, आपको पता लग जाएगा इन सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्श्योरी। व्हाट इज सर्श्योरी? बिल्कुल तुमसे ना हो पाएगा, प्रोहिबिशन का मतलब भैया लोअर कोर्ट से होता है बेटा, अब हम देखेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। सर्श्योरी क्या होता है? ये प्रोहिबिशन से एक आगे जाता है। इसमें ना सिर्फ केस को ट्रांसफर किया जाएगा, इसमें क्या लोअर केस को बस स्टॉप किया गया, इससे लोअर केस को बोला गया कि तुम रुक जाओ। यहां पे क्या बोला जाएगा सर्श्योरी में, कि ना सिर्फ तुम रुको, तुम मामला ट्रांसफर करो मुझे, क्योंकि तुम अपने हद से बाहर जा रहे हो, तुम अपने औकात से बाहर जा रहे हो, इसलिए ये मामला ट्रांसफर किया जाए, ठीक है। तो सर्श्योरी में क्या होता है, जो लोअर केस में मामला चल रहा है उसको बोलेगा ना सिर्फ तुम मामले को ट्रांसफर करो, बल्कि तुम हद से बाहर जा रहे हो तो रुक भी जाओ, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है लोअर कोर्ट को स्टॉप करना। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई लोअर केस में केस चल रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हो कि ये लोअर कोर्ट में मुझे मामला नहीं करवाना, मैं ऊपर वाले कोर्ट में आके ऊंची अदालत में मामला करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रोहिबिशन इशू कर सकता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सिर्फ रोका जा रहा है, यहाँ पे लोअर कोर्ट को कैंसिल किया जा रहा है कि वो फाइल को आगे ना चलाए। सर्श्योरी में ना सिर्फ लोअर केस से मामला अपने पास लिया जा रहा है, बल्कि लोअर कोर्ट को हिदायत भी दी जा रही है कि आप अपनी औकात से बाहर जा रहे हो, ठीक है। कासी जुडिशियल जो पूरी तरीके से जुडिशियल बॉडी नहीं है, जैसे ट्रिब्यूनल्स। क्या होते हैं ट्रिब्यूनल्स, हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वो वारंटो। व्हाट इज क्वो वारंटो? बिल्कुल वैशाली, क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी, किस शक्ति से आप जो एक पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हो उसके पीछे क्या शक्ति है। पब्लिक ऑफिस का मतलब यहाँ मिनिस्टर और ये सब नहीं है, पब्लिक ऑफिस का मतलब है लेट सपोज आप कहीं पे कलेक्टर बन गए बिना पेपर दिए, तो दैट इज रॉन्ग। आपने पब्लिक अथॉरिटी की पोजीशन ले ली है जिसपे आप विदाउट एनी क्वालिफिकेशन बैठे हो। इसका आइडिया क्या होता है, ऐसी पब्लिक ऑफिस पे अगर कोई पर्सन अनक्वालिफाइड बैठ जाए तो उसको रिमूव करवाने के लिए क्वो वारंटो का प्रोविजन होता है। यहाँ पे भी लोकस स्टैंडाई अप्लाई नहीं करेगा, तो कोई भी इंसान जाके कोर्ट में कह सकता है कि ये जो XYZ पर्सन है इन पे तो डिग्री है नहीं और ये कैसे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो क्वो वारंटो इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ओके ठीक है, सो एनी पब्लिक अथॉरिटी अनक्वालिफाइड फॉर दैट पोजीशन, ठीक है। यस, स्पेशल 26 में जैसे आपने वो फर्जी गैंग देखा था, उसके अगेंस्ट आप प्रोसीड कर सकते हो कि ये किस अथॉरिटी से काम कर रहे हैं, ठीक है। लोकस स्टैंडाई, अगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारा झगड़ा हो रहा है सुबोध, तो तुम उसमें एक अफेक्टेड पार्टी हो, ठीक है, तो तुम कोर्ट जाओगे तो तुम्हारा लोकस स्टैंडाई है, यू हैव अ लोकस स्टैंडाई।
अब पता चला झगड़ा हो रहा है पड़ोसी और उसकी बीवी का, भले ही तुम्हें इंटरेस्ट हो पड़ोसी की बीवी में, लेकिन फिर भी उसमें तुम्हारा सैडली कोई लोकस स्टैंड नहीं होगा। तो कल को बबीता और अय्यर का झगड़ा हो तो जेठालाल उसका उस मामले में कोई लोकस स्टैंड नहीं है, लेकिन कल जेठालाल और दया का झगड़ा हो तो जेठालाल का लोकस स्टैंड है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, सो आप समझ आ गया जिसको नहीं समझ आया था? यस, थर्ड पार्टी जब लोकस स्टैंड अप्लाई कर रहा है उस समय थर्ड पार्टी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सरशोरी होता है मतलब लोअर कोर्ट को स्टॉप करना, उससे केस को ट्रांसफर करा के अपने पास लेना और लोअर कोर्ट को बताना कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रही है, अपनी औकात से ज्यादा खा रही है। ठीक है, अनुष्का बोल रही है आज फाइनली रिट्स समझ आ गए। तो सारे रिट्स आपको समझ आ जाना चाहिए, एटलीस्ट मतलब तो याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट मीनिंग आ जाता है, आर्टिकल पूछ लिया जाता है, भले ही कई बार ये नहीं पूछा जाएगा किसके अगेंस्ट है क्या है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, रीजन ये है कि वो चुनाव होके आते हैं अनमोल, तो उनपे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। गौरव वो 10 PM पे आके आप नाइटफॉल की क्लास करना, उसमें आपको पता लग जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई रिट्स, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आर्टिकल 33। तो देखो कोर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यही है, द कोर फंडामेंटल राइट्स आर दीज ओनली। अब जो आर्टिकल 33, 34 एंड 35 है, दे आर जस्ट देयर टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स। आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि जिन फौजों को आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये सब क्या है पैरामिलिट्री फोर्सेस। चाहे आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीएपीएफ, वेरियस सीएपीएफ अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तब, या आप कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन करना चाह रहे हो, आईबी, रॉ, एनएसजी, अगर आप किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म्ड सर्विस की तरफ जाना चाह रहे हो, इवन स्टेट पुलिस को अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, आपके मौलिक अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, यह आर्टिकल 33 पावर देता है। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे लॉ एंड ऑर्डर कौन सी लिस्ट का टॉपिक है, जिन्होंने पॉलिटी पहले पढ़ी है बता दो लॉ एंड ऑर्डर कौन सी लिस्ट में आता है, कानून व्यवस्था जो पुलिस मेंटेन करती है वो कौन सी लिस्ट का पार्ट है? बिल्कुल सही, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो पुलिस का नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, ठीक है। सो लॉ एंड ऑर्डर, इसीलिए आप देखते हो यूपी पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, महाराष्ट्र पुलिस अलग है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन टेरिटरीज में बिल्कुल सेंटर के अंदर आएगा, बट स्टेट्स में स्टेट लिस्ट का टॉपिक है लॉ एंड ऑर्डर। पर फिर भी लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। अगर कोई टॉपिक स्टेट लिस्ट का होता है तो उस पर टॉपिक जनरली कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर। बट पार्लियामेंट, ऑल्दो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, बट फिर भी अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज करना होगा, उनको रिस्ट्रिक्ट या एनफोर्स कराने के लिए लॉ बनाना पड़ा होगा, तो रिगार्डलेस ऑफ वो कौन सी लिस्ट में चलता है, लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। आर्टिकल 33 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है, और इसमें ना सिर्फ यूनिफॉर्म्ड लोग जो है वो, बल्कि उनको हेल्प करने वाले जो सिविलियंस है, जैसे कुक्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, उनके भी फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। प्रियंका आप अपना डाउट पूछ लो। अभिषेक वॉइस का इशू सही हो गया होगा यार, ऑडियो फिक्स पे क्लिक करो। रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि फोर्स का डिसिप्लिन डिमांड करता है। अब फोर्स में नहीं चाहिए कि आप एसोसिएशन बनाओ, रिटायर होने के बाद बनाओ, लेकिन जब तक आप फोर्सेज में हो यू कैनॉट फॉर्म एसोसिएशन, ऑल्दो फॉर्मिंग एसोसिएशन वाज द फंडामेंटल राइट। ठीक है, बस पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए और रिस्ट्रिक्ट करवाने के लिए, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सो दैट इज आर्टिकल 33। नेक्स्ट है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 डील्स विद मार्शल लॉ। व्हाट इज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ ऐसा होता है कि किसी जगह पे अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, मान लो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, उसने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे मिलिट्री कंट्रोल होगा। भारत की सरकार मिलिट्री को पावर दे देगी कि वो उस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे रन करे। तो आईएएस ऑफिसर की जगह डीएम जो होगा वो फौज का कोई इंसान बन जाएगा ड्यूरिंग मार्शल लॉ, और वो इंश्योर करेगा कि उस जगह पे दोबारा से नॉर्मलेंसी आई जा सके। जो मार्शल लॉ है ये डिफाइंड नहीं है हमारे संविधान में कहीं भी, सो इट इज नॉट एट ऑल डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका आज तक थैंकफुली यूज भी नहीं हुआ है। कहां से ये प्रोविजन इंस्पायर हुआ है? ब्रिटेन के संविधान से।
सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगर मिलिट्री अथॉरिटीज रन करने लगे, दैट इज कॉल्ड एज मार्शल लॉ। म्यांमार में कूच चल रही है, बिल्कुल वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का ही पार्ट है, ठीक है। सो मार्शल लॉ समझ लिया कहां से इंस्पायर हुआ है, ब्रिटेन से इंस्पायर हुआ है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिस एरिया में मिलिट्री के द्वारा रन किया जाएगा वो इसमें आएगा। पार्लियामेंट इसमें इंडेमनीफाई करता है, तो कल को अगर आप मार्शल एरिया में गलती से किसी का मर्डर भी करते हो, आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी, बिकॉज द पार्लियामेंट हैज इंडेमनीफाइड देम, आपको प्रोटेक्शन दे दिया पार्लियामेंट ने। आफ्सपा क्या होता है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। मार्शल लॉ बाद में हुआ था अनमोल, वहां पे ओरिजिनली नहीं हुआ था मार्शल लॉ। ओके ठीक है, ओके आगे बढ़े, ठीक है। इंडेमनीफाई करेगा, इंडेमनीफाई मतलब कल को आपके खिलाफ कोर्ट केस नहीं हो सकता, ठीक है। और हेबियस कॉर्पस जो है मार्शल लॉ के समय ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, यानी अगर कहीं पे मार्शल लॉ लगाए तो आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आप नहीं जाके कह सकते, बिकॉज हेबियस कॉर्पस अपने आप ही सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, सॉरी नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, नॉट सॉरी, ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, तो गवर्नमेंट जिस चीज को चाहे उस चीज को मार्शल लॉ डिफाइन कर सकती है, ठीक है, ओके आगे बढ़े। लेट्स मूव अहेड। तो मार्शल लॉ और इसमें क्या डिफरेंस है, मार्शल लॉ में सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होंगे, वेयर एज नेशनल इमरजेंसी जब हम पढ़ेंगे उसमें ना सिर्फ फंडामेंटल राइट बट सेंटर स्टेट रिलेशन, लेजिस्लेटिव पावर्स, काफी चीजें और भी डिफाइंड लिमिट होती है। ये ऑर्डिनरी कोड लॉ कोर्ट्स ऑर्डिनरी गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देता है मार्शल लॉ, और उसकी जगह मिलिट्री गवर्नेंस लेके आता है, वेयर एज नेशनल इमरजेंसी में ऑर्डिनरी लॉज और कोर्ट्स चलते रहते हैं। ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन में मार्शल लॉ लगाया जाता है, वेयर एज एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन पे लगाई जाती है। मार्शल लॉ किसी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ कंट्री में लगाया जा सकता है, वेयर एज नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में लगाए जा सकते हैं। मार्शल लॉ को लेके कोई स्पेसिफिक संविधान का प्रोविजन नहीं है, आर्टिकल 34 में बस एक बार सुनने को मिलता है इसके बारे में, नोवेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट मेंशन्ड। नेशनल इमरजेंसी का जो डिटेल्ड प्रोविजन है एक सेपरेट क्लास करेंगे हम आगे चल के, उस पर हम देखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 35, ठीक है, नहीं धारा 144 जो लगती है इलेक्शन के टाइम पे, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मार्शल लॉ। सो जैसे मैंने बोला फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट इज द ओनली बॉडी दैट इज एम्पावर्ड। सो फंडामेंटल राइट्स को अगर आपने एनफोर्स करवाना है तो उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, जैसे आरटीई एक्ट बना था 21A को इंप्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए बना था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। सो इन तरीके के राइट्स जो भी फंडामेंटल राइट में जान फूकने के लिए आएंगे, दे कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट। अब जो स्लाइड में लिखा है इसको एक बार पढ़ लो। ओके सो दिस इज क्लियर, आगे बढ़े। बिल्कुल अविनाश, ठीक है। एफआर मतलब है फंडामेंटल राइट, एफआर इज फंडामेंटल राइट। ये शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं पॉलिटी के, इसलिए इसमें सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए क्लास जब पढ़ रहे हो तो उसके बाद इन चीजों को पढ़ोगे तब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो देखो हमेशा लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगा, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 16 के अंदर रेसिडेंस का डिफिनीशन कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। रिट की पावर अगर किसी और कोर्ट को देनी है तो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा। फंडामेंटल राइट मिलिट्री और आर्म फोर्सेस के रिस्ट्रिक्ट करने हैं, पार्लियामेंट करेगा। मार्शल लॉ में किसी को प्रोटेक्ट करना है तो पार्लियामेंट करेगा। पनिश करना है अगर अनटचेबिलिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स करे तो पार्लियामेंट करेगा, ठीक है।
तो इसी आर्टिकल 35 की वजह से पार्लियामेंट की पावर कई सारे स्टेट लिस्ट के मुद्दों तक भी पहुंच जाती है। राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है? 44 से रिपील किया गया, नाउ ऑर्डिनरी लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। आर्टिकल 19 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी भी एक फंडामेंटल राइट है, तभी हमने देखा था उनको कंपनसेशन देना जरूरी है, मैंडेटरी है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता अभिषेक, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। आर्टिकल 31A हमने पहले देख लिया था, इट डील्स विद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, काफी सारे नियम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ब्रॉडली 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ, उनको आर्टिकल 14 और 19 के वायलेशन से बचाने के लिए सिक्योरिटी दी जाती है आर्टिकल 31A में। डायरेक्टर कंपनीज, माइनिंग लीजेस, इससे रिलेटेड आर्टिकल 31 भी था, 9 शेड्यूल को इंट्रोड्यूस करने से लेकर और जिन भी चीजों को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करना था। लेकिन आईआर कोहलो केस में बोला गया कि जो भी चीज 1973 24 अप्रैल दैट इज केशवानंद भारती केस के बाद 9 शेड्यूल में डाली गई है, दैट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। बिल्कुल आतिश आप कर सकते हो, ठीक है। फाइनली आर्टिकल 31C था जो बोलता है कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो डीपीएसपीज हैं और मेनली जो डील करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से, पैसे के रीडिस्ट्रीब्यूशन से, यानी सोशलिस्ट आइडिया से, उनको इंप्लीमेंट करवाने के लिए आर्टिकल 14 और 19 की बलि दी जा सकती है। सो दिस वाज 31C, 31A, 31B, 31C। क्या इसके अलावा भी हमारे संविधान में कहीं पर राइट्स और भी प्रेजेंट है? यस, दीज राइट्स आर नॉट फंडामेंटल बट दे आर प्रेजेंट आउटसाइड पार्ट 3, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड लीगल राइट्स, जैसे आर्टिकल 265 है, दैट सेज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी कोई टैक्स लगेगा उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। आर्टिकल 300 बोलेगा यू हैव राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 326 बोलेगा यू हैव राइट टू वोट अगर आप 18 साल से बड़े हो। कौन से अमेंडमेंट से 18 साल एज की गई थी? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके। इन सबको एनफोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स दीज राइट्स बिकॉज दे आर नॉट फंडामेंटल। बट आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट जा सकते हो टू गेट दीज राइट्स इंप्लीमेंटेड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इज दिस मच क्लियर? MS धोनी का बर्थडे है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इतना क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़े। करंट अफेयर्स को जो बच्चे लेके परेशान है, दोज ऑफ यू हु आर कंफ्यूज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप ज्यादा चिंता मत करो, प्रचंड सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा। इट इज द ओनली करंट अफेयर्स यू विल एवर नीड टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। अनुष्का, आप अपना डाउट फिर से पूछ लो बेटा। नहीं, हाईकोर्ट उन्हें फंडामेंटल राइट नहीं बना सकता, लेकिन उन्हें एनफोर्स करा सकता है। केबीसी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी चीज, ठीक है। स्लाइड आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यू वुड बी एबल टू गेट द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम चैनल। आज MS धोनी का बर्थडे है तो आज MS धोनी रेड का लिंक सजेस्ट करेगा, ठीक है। बिल्कुल सही जैबरा बनना है अपने को, सितारा जैबरा। आदि यस, प्रचंड को मैं स्टूडियो से लूंगा, अच्छे वाले सिस्टम से लूंगा ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। ठीक है, क्लास खत्म नहीं हुई बेटा अभी तो बस फंडामेंटल राइट खत्म हुआ है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी भी करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल राइट के जैसा ही है, सिमिलर ही है, सिमिलर साउंडिंग है एटलीस्ट, तो इसलिए इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज आप पे कुछ वो आपने फेमस कोटेशन सुनी होगी, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये कोटेशन सुनिए आप लोगों ने, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। बिल्कुल केनेडी साहब की कोट थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो आइडिया है वो वहीं से निकला है कि अभी तक हम हक 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 की बात कर रहे थे। हक क्या है? हक दो मुझे, हक दो मुझे, हक दो। अब आप बोलोगे, सरकार आपसे बोलेगी कुछ काम कर, कुछ काम कर, कुछ काम कर। सो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं? दे आर द अदर साइड ऑफ राइट्स। हमारे जो राष्ट्र के पितामह थे, दैट इज महात्मा गांधी जी, वो कहते थे राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। राइट्स और ड्यूटीज एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी अच्छे से करता है तो वो किसी दूसरे इंसान का राइट सेव कर रहा है। तो अगर आप गाड़ी को अच्छे से चला रहे हो, पानी को वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, तो आप किसी और इंसान को राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंजॉय करने में मदद कर रहे हो। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ गांधी जी कि राइट्स एंड ड्यूटीज एक दूसरे के पूरक हैं, दे आर जस्ट द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हमारे संविधान में शुरू से मौजूद थी? वर दे प्रेजेंट सिंस द स्टार्टिंग? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये शुरुआत से मौजूद नहीं थी, ठीक है।
इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। कहां से इंट्रोड्यूस किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। दे आर इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। किसकी रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया है? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो फंडामेंटल राइट्स रिकमेंड किए थे वो तो 8 थे, लेकिन उसके सारे फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट नहीं हुए। जैसे उसने बोला था राइट टू वोट, राइट टू पे टैक्स, इनको भी फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटी बनाना चाहिए, बट इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज प्रेजेंटली कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। प्रेजेंटली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां प्रेजेंट है? आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो 51 जो है दैट इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी। 51A इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहां पे प्रेजेंट है? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के पार्ट 4A में मौजूद है। और कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है? बाय यूएसएसआर से इंस्पायर होकर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, सो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस आई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की थी। यूएसएसआर है मॉडर्न डे रशिया। यूएसएसआर इज अ कंट्री, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, मॉडर्न डे रशिया, उससे इंस्पायर होकर हमने इंट्रोड्यूस की थी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी आप कल को कोर्ट नहीं जा सकते कि ये मेरा पड़ोसी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है तो इसको जेल करो, नहीं। दे आर नॉन जस्टिशिएबल। ये सिर्फ सिटीजन्स को अप्लाई करती है। तो फंडामेंटल राइट तो हमने देखा था काफी सारे फॉरेनर्स को भी मिलते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटी किससे एक्सपेक्टेड है? ओनली आउट ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, नहीं, ओरिजिनली 10 थी, उसके बाद 11वीं इंट्रोड्यूस की गई 86th अमेंडमेंट से। ठीक है, एनडीए में फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल का क्वेश्चन आ चुका है इस बार, आर्टिकल 51 है। ठीक है, यस, 86th अमेंडमेंट 2002, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे चेंजेस किए गए थे। वन वाज एडिशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू अलाउ देयर 6 to 14 इयर्स किड टू गो टू स्कूल। ठीक है, यस, ये सारे इंडियंस पे लगते हैं। ठीक है, यस, इसी क्लास को अटेंड करते रहो, एनडीए क्रैक होगा। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको तसल्ली से पढ़ लेना। जो लिखा है वही है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। जो चीज पढ़ के आप 5 मिनट में समझ सकते हो, उस पर 10 मिनट का वीडियो का टाइम वेस्ट करने का नो पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज देयर। यही सब सारे आपको पढ़ के एटलीस्ट एक नजर में आइडेंटिफाई करना तो आना चाहिए वेदर दे आर और नॉट। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के? फंडामेंटल ड्यूटी को रिव्यू करने के लिए कोई कमेटी बनी थी? यस, बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है, और उसने रिव्यू किए थे फंडामेंटल ड्यूटीज को। सो फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ डॉटी म्यूरल है, कुछ सिविक है, उसके अलावा माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है, कुछ फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने में रोल प्ले करती है, कुछ डीपीएसपी को, बट इनको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल ड्यूटी का क्रिटिसिज्म क्या है? पहला तो राइट की आप बात कर नहीं रहे, ड्यूटी पे ड्यूटी लगाए जा रहे हो, ये गलत चीज हो गई। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी का क्रिटिसिज्म है कि आप इसमें जो मना है वो चीज इंक्लूड कर देते हो फंडामेंटल ड्यूटी में, कोई एजेंडा फिक्स है नहीं। सो ऑल ऑफ दिस इज जस्ट स्टैटिक नॉलेज, आप इसको एक बार पढ़ लो। जो कोर कंपोनेंट था वो हमने देख लिया। जस्टिस वर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज को स्टडी करने आए थे, उससे रिलेटेड है। डीपीएसपी अब हम कल की क्लास में करेंगे, आज क्लास लंबी हो जाएगा। ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल टुडे। ओके, ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करेंगे। वी वुड डू डीपीएसपी टुमारो। ठीक है, सो आई वाज नॉट एबल टू स्लीप, इसलिए ठीक है। रेड का लिंक दे दो, चलो रेड कर लेते हैं एक बार। रेड का लिंक है तो सेंड कर दो। नाइटफॉल होगी, नाइटफॉल करेंगे। ओके, प्रचंड तो चलेगी, प्रचंड और ये क्लास पैरेलली चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। सो आई होप आप सेशन में मजा आया हो आप सभी को। इफ यू एंजॉयड द सेशन प्लीज शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाए। ऑल्सो ये सीरीज यार तभी कंटिन्यू हो पाएगी if you all support this and join the telegram channel। इसीलिए I would urge all of you to join the telegram channel, because अगर adequate number में students होंगे तभी ये सीरीज कंटिन्यू हो पाएंगे। आपको पता ही है इस सीरीज को बनाने में कितना एफर्ट लगता है। ठीक है, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल अभिषेक ने भेज दिया है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। यू वुड बी एबल टू बेनिफिट अ लॉट।
ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। MS धोनी आपका लिंक नहीं खुला बेटा। ओके, रेड करनी है क्या? तो बिना देखे बोल रहा हूँ, लिंक रेड कर दो अनमोल वाले पे। अनमोल का लिंक है और के बारे में हर एक देखता हूँ कितने बच्चे अपने सर की बात वहां पे। 8:30 बजे स्टार्ट होती है। अच्छा, रेड सक्सेसफुल हो गई क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ओके, सक्सेसफुल हो गई तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो आई होप आज आपको सेशन में मजा आया हो। कल हम डीपीएसपी करेंगे और करोगे तब जाके मिशन सक्सेसफुल होंगे। सो दैट्स ऑल। सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अनमोल का 100% सक्सेस रेट है रेड्स में। नॉक ऑन द वुड्स, अनमोल का सक्सेस रेट में 100% रहा है। ठीक है। यस, मैं थोड़ी मेडिसिन ले लेता हूँ, गले में भी थोड़ा वो हो रहा है। सो दैट्स ऑल। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लो @SSP_success। बाय बाय, जय हिंद।